अभी 33 हुए हैं यार, थोड़ा और वेट करें क्या? 33 तो बहुत कम है। ऐसा तो नहीं इस टाइम पे ज्यादा नींद आती है बच्चों को इसलिए सो जाते हो? नो सर। लेकिन जिसको डॉक्टर बनना है ना तो वो तो नहीं सोएगा, ये तो गारंटीड है। अब जिसको डॉक्टर बनने का ख्वाब ऐ वही होगा बस कि हाँ चलो देखते हैं, ऐसा होगा तो वही सो सकता है। लेकिन जिसको बनना है ना वो तो पक्का नहीं सोएगा। आप लोगों को बनना है ना? यस सर। हाँ तो पक्का क्लास लेनी है, चाहे कोई भी टाइमिंग हो जाए। वैसे कितने लोग चाहते हैं कि क्लास मतलब टाइमिंग वगैरह चेंज हो जाए? ये ठीक है क्लास या फिर सर टाइम थोड़ा जल्दी होना चाहिए सर। बच्चे लोग थोड़ा सा टाइम की प्रॉब्लम ये है ना कि फैकल्टीज किस टाइम पे अवेलेबल हैं किस टाइम पे नहीं है, क्योंकि आपके साथ साथ और भी कई सारे बच्चे हैं ना। आपको बताया था ना फर्स्ट क्लास में 1800 बच्चे हैं। यस सर। हाँ तो थोड़ा सा इश्यू रहता है ना सर केमिस्ट्री। की 8 पर लगती है। क्या? सर की जल्दी लगती है। हाँ हाँ जल्दी लगती है, तो उस टाइम पे टीचर की अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना। आप इस बैच में आए हो, किसी की किसी अदर बैचेस में लग रही है, तो अब टाइम चेंज होते रहते हैं। कोशिश करेंगे आपका ये टाइम आप 5:30 से क्लास लग जाए तो सही रहेगा ना? यस सर। यस सर। यस सर। देखते हैं, अब वैसे मैनेजमेंट का काम है ये, हमारा हम नहीं है, बट हम सजेस्ट कर सकते हैं बस। और आप लोग चाहेंगे तो उस टाइम पे लगेगी, देखते हैं क्या होता है। अब मुझे लग रहा है कि शायद 43 हुए हैं अभी। 1-2 मिनट और वेट करते हैं, कितना हो पाता है देखते हैं। यही क्वेश्चन था क्या? यस सर। हाँ नो सर। नो सर। नो ये सर। नो सर। तो ये था क्या? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके। तो कौन सा ऑप्शन आया आप लोगों का आंसर? डी। सर डी। डी सर। डी सर। ऑप्शन डी आया है, ज्यादातर लोगों का डी आया है, कुछ लोगों का ए भी आया है ना? कुछ बच्चों को ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हो रही है। जिसको ज्वाइन होने में प्रॉब्लम हुआ करे ना वो आलम सर को कांटेक्ट किया करो। क्योंकि हम लोग क्लास ले रहे होते हैं उस टाइम पे आपकी हेल्प ज्यादा नहीं कर सकते। जैसे अभी किसी का मैसेज आए और मैं क्लास स्टार्ट करने वाला हूं तो मैं कैसे हेल्प कर पाऊंगा? आप समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? यस यस सर। ये आलम सर के नंबर देख के ग्रुप में उनको कॉल करें या मैसेज करें, कुछ भी करें, मतलब पर्सनल पर्सनल मैसेज करें, तो वही आपकी हेल्प कर सकते हैं इंस्टेंटली। ओके क्या है? 11। सर। यस सर। ओके देन। अब देखो, इसको इसको जिन्होंने सॉल्व किया है उन्होंने क्या समझ के कैसे सॉल्व किया है? अच्छा ये नंबर पावर है ना ई की? यस सर। अच्छा एक बात बताओ, जैसे कि कहीं लिखा है 10⁻10, क्या इसकी कोई यूनिट है क्या? नो सर। ये जो 10 है, सॉरी, ये जो 10 है ना ऊपर वाला, जैसे मान लो 10⁻10 छोड़ो 11 ले लेते हैं इसको। ये जो 11 है ये ऑलवेज यूनिटलेस होता है ना फॉर एनी नंबर।
जैसे कि आपने कभी देखा होगा 10⁻32, 10⁻11, कोई भी चीज हो, जैसे जो पावर होती है ना वो हमेशा एक न्यूमेरिक वैल्यू होती है। क्या होती है? न्यूमेरिक वैल्यू। न्यूमेरिक और उस न्यूमेरिक वैल्यू हमेशा डायमेंशन लेस होती है। आ रही बात समझ में? आप ये कंसेप्ट बना लो कि ये जो किसी भी चीज की कोई पावर है ना वो हमेशा डायमेंशन लेस होगी। डायमेंशन लेस होगी तो इसका यूनिट क्या होगा बेटा? डायमेंशन क्या होगी? m0, l0 और t0। ये समझ में आया आप लोगों को? 0 हैं? यस सर। डायमेंशन, देखो डायमेंशन लेस का मतलब क्या है? जैसे कोई किसी की पावर है, किसी की पावर जो है ना वो पावर हमेशा यूनिट लेस होती है। यूनिट लेस बोलूं या फिर मैं डायमेंशन लेस बोलूं, बात एक ही है। ठीक है बेटा? Yes, यस sir. सर। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब देखो, अब देखते, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने नहीं किया है, जैसे जिनका आंसर अगर ऑप्शन डी था उन्होंने तो कर ही लिया, इसका मतलब जिन्होंने नहीं किया उनके लिए देखते हैं। जैसे देखो, पावर्स आर डायमेंशनलेस, इसने लिखा भी है, देखो इसमें पावर्स आर डायमेंशनलेस। अब देखो, अब इसमें पावर क्या है? डायमेंशनलेस मतलब जैसे डायमेंशन ऑफ, ये जो पावर है क्या है? अल्फा टी स्क्वायर है ना, इक्वल टू क्या होनी चाहिए? m0, l0 और t0। ये होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? माइनस की तो Yes, कोई sir. डायमेंशन नहीं होगी ना। तो अल्फा टी स्क्वायर की पावर डायमेंशन हमेशा ये होनी चाहिए। अब देखो, अल्फा की हमें डायमेंशन निकालनी है, अल्फा की डायमेंशन निकालनी है ना। Yes, यस sir. सर। और टी क्या है? टी क्या है? टाइम है। टी क्या है? टाइम। टाइम। टाइम टाइम की डायमेंशन क्या होगी? टाइम की डायमेंशन क्या बताई थी मैंने? टी कैपिटल टी। टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। अब कैपिटल टी ये हो गई। अब टाइम 2 टाइम्स है ना, टाइम का स्क्वायर है, तो इस पे भी 2 आ जाएगा। यस सर। है? Yes, sir. अब इस पे भी यस सर। 2 आ गया, तो इधर क्या है? m0, l0 और t0। अब देखो, जब इधर भी 2 आ गया तो देखो, अब इधर m0 है, l0 है, t0 है। क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये t को जब इधर भेजा मैंने तो अल्फा की डायमेंशन क्या ये हो सकती है? t की पावर -2। किसी को डाउट है क्या इसमें? No, sir. नो सर सबका डन है? यस। Yes, sir. यस सर। यस सर। ओके देन। अब देखो क्यों हुआ पता है? यहाँ पे m की पावर 0 है, l की पावर 0 है, t की पावर भी 0 है। जब ये t इधर जाएगा तो ये t, मैंने उस दिन बताया था ना, कल बताया था ना आपको, जब इक्वल से, जैसे यहाँ पे 1/x है और इधर 1 है, मान लो ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा? इसको जब इधर ले जाएंगे तो x इक्वल टू 1 हो जाएगा। हो जाएगा ना? ये देखो x नीचे है ना, तो ये ऊपर जाके प्लस की पावर हो गई, इसकी प्लस की पावर। अब अगर यही ये होता, मान लो x इक्वल टू a, तो फिर यहाँ पे क्या होता? देखो इधर 0 हो रह गया मान लो, और इधर a इंटू एक्स की पावर -1। इधर 0 नहीं रहता, 1 रहता है इधर। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. मतलब इसको अगर इधर ले जाएंगे तो इधर इसकी पावर क्या थी? +1 थी। जब इधर जाएगा इक्वल के उस साइड में, पावर हो जाएगी -1। तो वही कंसेप्ट यहाँ पे लगा है, वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि यहाँ पे जो ये 2 थी वो प्लस की पावर थी, और यहाँ पे जाने के बाद में माइनस की हो गई। ये माइनस की आंसर हो गया। अल्फा की पावर, अल्फा की जो डायमेंशन है टी की, t-2। जिन्होंने ऑप्शन डी लगाया था वो ऑलवेज करेक्ट, मतलब करेक्ट आंसर था उनका। ठीक है? Yes, sir. समझ में आ गया ना? अब देखो, ये वाला क्वेश्चन है। अब इसमें इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, स्क्रीनशॉट लो इसका। Yes, sir. और इसको मैं एक हिंट देता हूं, इसको भी आपको होमवर्क में करके लाना है क्वेश्चन को। ठीक है? अब देखो,
इधर हिंट क्या है, आपने ये देखा है कि साइन 90, साइन 40, साइन 45 ये लिखा देखा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ? मतलब क्या है, देखो ये जो एंगल होता है उसकी यूनिट क्या होती है? एंगल की यूनिट क्या होती है बेटा? एंगल की यूनिट Yes. नहीं पता? एंगल की यूनिट रेडियन होती है ना, रेडियन या डिग्री Yes, sir. होती है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, Yes, sir. अब मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो हाँ सप्लीमेंट्री यूनिट, रेडियन की यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होता है. नहीं होता. नहीं होती है, डायमेंशन नहीं होती है। अब आपको क्या करना है, होमोजेनिटी वाला कंसेप्ट लगाना है, डायमेंशन होमोजेनिटी वाला, समझ रहे हो ना? चल आपको करा ही देता हूँ इस क्वेश्चन को, मुझे लग नहीं रहा कि किसी को समझ में आ रहा है। आपको इतना समझ में आया कि जो Yes, sir. ये जो होगा ये इसकी कोई डायमेंशन नहीं होगी क्योंकि Yes, sir. एंगल है, क्योंकि ये एंगल है। और एंगल क्या होता है? एंगल की यूनिट तो होती है लेकिन डायमेंशन नहीं होती है. तो इसका डायमेंशन नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? m0 l0 T0. t0 यही होगा ना? Yes, sir. है Yes, sir. इसको करके ला सकते हो घर से, Yes. होमवर्क Yes, दे sir. सकते। हाँ तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, इसको मैं हटा दे रहा हूँ हिंट को, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और स्क्रीनशॉट से करके लाना है कल से, कल मैं आते ही पूछूंगा इसका आंसर। Yes, sir. ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes. Yes, sir. अब देखो डायमेंशनल एनालिसिस, जो हमने अभी डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ी है उसमें क्या होता है कि देखो, डायमेंशनल एनालिसिस इज प्रैक्टिस ऑफ चेकिंग रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या करता है, इसकी जो ये डायमेंशनल एनालिसिस है वो चेक करता है रिलेशन, जो रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज का। जैसे फॉर एग्जांपल S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये मैंने चेक, हम लोगों ने चेक किया था ना ये। Yes, sir. अरे आप लोग Yes, sir. रेस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, आप लोग, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप लोग को कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। याद है कुछ पिछली क्लास का? Yes, sir. Yes, sir. अरे इससे पहले क्लास हुई थी ना हमारी, Yes, sir. Yes, sir. उस क्लास में मैंने Yes, इस इक्वेशन को लिया था कि नहीं लिया था? इस इक्वेशन में s की डायमेंशन आई थी l, Yes, ut की डायमेंशन आई थी l और at स्क्वायर की डायमेंशन आई थी l। याद है? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो यूज की जाती है चेक करने के लिए कि कोई रिलेशन वैलिड है या नहीं। कैसे? डायमेंशनल एनालिसिस से। कैसे? हम हर टर्म की डायमेंशन निकालते हैं और उन सब टर्म्स की डायमेंशन अगर सेम है तो ये मतलब रिलेशन सही है, अदरवाइज रिलेशन गलत है। जो रिलेशन हमने फाइंड किया है, जैसे s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर में s जो है वो लेंथ, उसकी डायमेंशन l है, और जो ut है उसकी भी डायमेंशन l आ रही है, और AT स्क्वायर की डायमेंशन भी l आ रही है। लेकिन ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो न्यूमेरिकल वैल्यू के इंडिपेंडेंट होती है। जैसे कि यहाँ पे जो था s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर, अब देखो s की डायमेंशन क्या थी बेटा? s की यूनिट बताओ, यूनिट मीटर थी ना? Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, sir. Yes, sir. दोबारा बता रहा हूँ मैं, दोबारा सॉल्व कर देता हूँ। आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं आ रहा तो क्या करोगे? स्पीड की, वेलोसिटी की यूनिट क्या होगी? मीटर पर Meter सेकंड per second. Yes. इंटू Yes, sir. टाइम की सेकंड, Yes, सेकंड से Yes, सेकंड sir. कटा, क्या बचा? मीटर। Meter. Meter. मीटर की डायमेंशन क्या हुई? l। Yes, अब sir. देखो AT स्क्वायर, a की यूनिट क्या होगी? मीटर पर Decimal. Second Meter per square. second. स्क्वायर इंटू सेकंड स्क्वायर। Second square.
सेकंड स्क्वायर कट गया, अब क्या बचा? मीटर एल। मीटर की डायमेंशन एल। L. अब देखो ये क्या करता है, ये जो डायमेंशनल एनालिसिस है वो जो क्वांटिटी है ना ये 1/2 इसके इंडिपेंडेंट होता है। मतलब ये नहीं बता पाता कि ये इस मतलब अगर ये इक्वेशन हमने लिखी है, अगर हम इसको हटा भी देना, इसको हटा दें, मान लो इसको हटा दे 1/2 को, अगर ये हमने 1/2 हटा दिया तब भी डायमेंशनल एनालिसिस यही बोलेगी कि भाई ये करेक्ट है इक्वेशन, मतलब जो डायमेंशनली करेक्ट है ये इक्वेशन। ये इसलिए प्रॉब्लम, ये इसकी लिमिटेशन बन गई। और ये कब वैलिड है जनरली, इसी वजह से ये कब वैलिड हो पाती है, इंडिपेंडेंट ऑफ न्यूमेरिकल मल्टीपल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। मतलब जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती है ना, जैसे 1/2 है, मान लो यहाँ पे 5 होता, इस जगह 5 भी होता ना, तब भी ये सेम डायमेंशन आती। अगर इसमें 5 इसकी जगह 1/2 की जगह यहाँ पे 5 होता फॉर एग्जाम्पल, तो तब भी इसकी 8 स्क्वायर डायमेंशन तो एल ही आती ना। यस सर। और Yes, sir. यूटी की डायमेंशन भी एल आती और एस की डायमेंशन भी एल आती। तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूमेरिकल वैल्यूज के इंडिपेंडेंट होता है। और है समझ में आ रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू के इंडिपेंडेंट होता है, Yes, sir. इतना समझो। यस Yes, सर। sir. हाँ? Yes, sir. यहाँ तक समझ में आया कि डायमेंशनल एनालिसिस Yes, जो इक्वेशंस दी होती हैं उनको हमें चेक करने के लिए यूज करते हैं कि ये इक्वेशंस करेक्ट हैं या नहीं डायमेंशनली। अगर वो डायमेंशनली करेक्ट है तो हम बोल देते हैं कि रिलेशन सही है। लेकिन ये जो डायमेंशनल एनालिसिस की प्रॉब्लम क्या है कि वो न्यूमेरिक वैल्यूज को चेक नहीं कर पाता, न्यूमेरिक वैल्यू को चेक नहीं कर पाता। जैसे यहाँ पे अगर 1/2 था, इससे फर्क नहीं पड़ता ये 1/2 है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसको डायमेंशनल एनालिसिस से चेक करने पे। ये हमेशा डायमेंशनली करेक्ट बताएगा इस इक्वेशन को। आ रही बात समझ में? यस Yes, सर। sir. सर Yes, sir. अब देखो इसकी डायमेंशन एल थी ना, सबकी डायमेंशन एल ही थी ना, यस सर। सबकी डायमेंशन एल थी। ये लिखिए दे रहा हूं, आप भूल जाओगे फिर से। अब देखो, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज। अब यूज क्या था, टू एस्टेब्लिश द रिलेशन बिटवीन फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए यूज करते हैं जनरली हम इसका। फॉर एग्जांपल आपको मैंने दे दिया कि रो और मास और वॉल्यूम, इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन होता है, डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से फाइंड कीजिए। अब ये क्या करता है डायमेंशनल एनालिसिस कि इन तीनों के बीच में अपना इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन अलग अलग फाइंड करेगा, तीनों के एक रिलेशन बनाएगा कि क्या रिलेशन हो सकता है। और फाइनल में जब हम डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करेंगे तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने आप ड्राइव होके आ जाएगा। ये यूज है डायमेंशनल एनालिसिस का। समझ में आ रहा है आपको? यस फॉर सर। एग्जाम्पल Yes, sir. इसके ऊपर क्वेश्चन कराऊंगा ना तब आपकी समझ में आएगा एग्जैक्टली। जैसे कि ये क्वेश्चन है, नीचे देखो, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का मतलब समझते हो? टाइम Yes, पीरियड sir. फॉर सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम आपने फिजिक्स में पढ़ा है क्या? यस सर। Yes, sir. सिंपल पेंडुलम क्या होता है पहले ये बता देता हूं मैं। आपने पेंडुलम वाली घड़ी देखी है क्या? यस सर पेंडुलम Yes, वाली। Yes, sir. देखो Yes, sir. उसमें क्या होता है, एक बॉब होता है जो नीचे नीचे एक मोटा सा लड्डू टाइप का लटका रहता है नीचे। और हाथ दिख रहा है, मेरा हाथ दिख रहा है आपको कोनी तक? यस सर Yes, sir. हाँ, ये जो देखे ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ये हाथ मेरा ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे पेंडुलम घूमता है ना। यस सर Yes, sir. पेंडुलम Yes, sir. पेंडुलम ऐसे ही घूमता है। अब देखो यहां से, जैसे ये मेरा हाथ यहाँ पे लगा हुआ है ना, मान लो ये पेंडुलम यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक आया, फिर लौट के इस पॉइंट तक पहुंचा। जितना टाइम इसने यहां से यहां तक लौटने में लगाया ना, उस टाइम को हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं? Time period. मतलब किसी Time period. भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी साइकिल को कंप्लीट होने में जितना टाइम लगता है उस टाइम को बोलते हैं टाइम पीरियड। आ रही बात समझ में? Yes, sir. सर Yes, sir. अब देखो एक्चुअली में होता कैसा है ये भी बता देता हूं मैं आपको कि दिखता कैसा है ये टाइम पीरियड वाला जो पेंडुलम। देखो ऐसे करके ये वॉच होती है, वॉच के नीचे ये ऐसे लटका रहता है नीचे, इसके नीचे एक लड्डू सा होता है, इसका मास दिया हुआ है m, ये मास दिया हुआ है उसका।
और जो ये जो रॉड है ना उसकी लेंथ दी हुई है और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी दिया हुआ है और टी इसका टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड टी। अब इन चारों के बीच में ना रिलेशन पूछा है कि क्या रिलेशन होगा। आप डायमेंशनल एनालिसिस का यूज करके फाइंड कीजिए साहब, हमें नहीं पता आप कैसे फाइंड करोगे, लेकिन डायमेंशनल एनालिसिस का यूज कीजिए और इन चारों के बीच में रिलेशन निकालिए। अब समझ में आएगा कि जो जो यूज लिखा है ना हमारा, थ्योरी पढ़ी तब इतना समझ में नहीं आया, लेकिन अभी हम पढ़ेंगे ना तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा कि इसका यूज वाकई में है। देखो, कम टू द नेक्स्ट पेज। अब देखो यहाँ पे क्या दिखा आपको, मान लेते हैं मेरा जो टाइम पीरियड था वो टी है, ठीक है, दिया हुआ है उसमें जो टी जो है एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब एम की स्क्वायर के भी हो सकता है ना बेटा, Yes, sir. हाँ? अब हमें Yes, पता sir. नहीं है। अब देखो एम की स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा, मान लो डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल डायरेक्टली एम के प्रोपोर्शनल होगा, तो ये जो हमने कांस्टेंट लिया, मान लो ए ले लेते हैं, एम की पावर ए लिया है, उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी ना। अरे Yes, sir. और टी को हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ले लेते हैं, एल के भी क्या है भाई, मतलब लेंथ के कैसे प्रोपोर्शनल होगा ये भी हमें नहीं पता है, तो इसके व्हील बी ले लिया। तो मान लो टी हमारा जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कैसे प्रोपोर्शनल है, हमें ये भी नहीं पता, उसका सी ले लिया। ये इतना समझ में आ रहा है, ये हमने माना है बस। समझ में आ रही है बात, मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. हमें पता नहीं है कि क्या होने वाला है आगे, हमने बस कंसीडर कर लिया है कि जो टी है टाइम पीरियड है वो मास की पावर ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और जो टाइम पीरियड है वो लेंथ की पावर बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की सी की पावर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब ने हमने क्या किया, इसको एक कंबाइंड करके रखा हमने, जैसे एम की पावर ए और एल की पावर बी और जी की पावर सी। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाते हैं तो क्या आता है बेटा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है ना। Yes, sir. मान लो ये के, Yes, sir. ये मान लो ये के है, एम की पावर ए, एल की पावर बी, सॉरी एल की पावर बी और जी की पावर सी। अब ये तो कांस्टेंट है, तो इसकी तो कोई डायमेंशन होगी नहीं। अब टी की डायमेंशन क्या होती है बेटा, टाइम की डायमेंशन क्या होती है? Capital T. क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि m की पावर 0, l की L पावर की 0, 0 T की और पावर 1. t की पावर 1? किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. No, sir. No, sir. अच्छा ठीक है। अब क्या करते हैं हम, k की तो कोई डायमेंशन होगी, मास की डायमेंशन क्या होती है बेटा? Capital M. कैपिटल M। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, अब देखो कैपिटल M इस मास पे पावर a है, तो कैपिटल M के ऊपर भी पावर a आ जाएगी। Yes, अरे sir. जैसे m की पावर a और l की पावर 0 और t की पावर 0, किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. No, sir. अब देखो l की पावर, l की डायमेंशन क्या होती है, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है? M0, L और T 0. m0 l की पावर b, B इधर लेंथ और की पावर भी b है B. ना, और t Yes, sir. Yes, sir. 0। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें? No, sir. No, sir. अब देखो sir. यहाँ पे ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ये g, अब g की यूनिट क्या होती है, मीटर पर Second. Second. Square. आपको एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड बेटा वेलोसिटी की यूनिट होती है, वेलोसिटी की स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी इसकी यूनिट, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. हाँ? तो LT minus. एम एम एल एम M, एम L. क्यों होगी इधर, अरे बेटा एम क्यों होगी, ये मीटर है ना, लेंथ है, तो एल 0 होगा, लेंथ है ना ये मीटर, अरे मास नहीं है ये। नहीं समझ में आ रही? आगे पता. अरे सर ठीक है। एम 0 होगा क्योंकि ये मास नहीं है ना, ये लेंथ है,
मीटर Yes, पर sir. सेकंड, उसका मीटर की डायमेंशन क्या होती है? एल होती है ना, Yes, sir. Yes, Yes. sir. Yes, एल sir. टी माइनस के 2। ये डायमेंशन किसी को कोई प्रॉब्लम है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डायमेंशन एल टी माइनस के 2 लिखते हैं, इसको लिखते हैं कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. डाउट, इसमें डाउट है क्या किसी को? अब No, sir. देखो No, sir. यहाँ पे जी की पावर क्या है? सी है ना, ये दिख रहा है आपको? Yes, Yes, sir. sir. जी की पावर सी है, तो एल की पावर सी और टी की पावर माइनस के 2c हो जाएगा कि नहीं होगा? यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है इसमें? No, sir. sir. पक्का समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. रेस्पॉन्स एक्चुअली कम दिख रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। अब देखो यहाँ पे पुट कर दूं इसको, m0 LC टी माइनस के 2c। किसी को कोई प्रॉब्लम इसमें यहाँ तक? No, No, sir. sir. No, अब देखो m0 L0 T1, इसको ऐसे ही रखा। अब यहाँ पे m, ये पावर ऐड हो जाएंगी, a 0 और 0, तो क्या मैं ये लिखूं कि m की पावर a प्लस 0 प्लस 0? किसी को कोई कंफ्यूजन इसमें? देखो m की पावर a ये, m की पावर 0 ये, m की पावर 0 ये, तो a प्लस 0 हो जाएगा कि नहीं होगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. पक्का समझ में आ रहा है ना? Yes, Yes, sir. sir. Yes, अब sir. तो- Yes, sir. तो इस जीरो को क्या ऐड करो? हटा दो इनको, दोनों जीरो को। Yes, sir. Yes, Yes, sir. अरे जीरो को ऐड करो या मत करो, एक ही बात है ना। अब ऐसे ही yes, sir. एल की बारी आई। अब एल की पावर 0, देखो 0 प्लस एल की पावर B B plus C. plus zero. C. प्लस B plus C. अब इस जीरो को हटा दूं मैं, Yes, sir. Yes. sir. तो क्या आ गया? b B प्लस। plus C. अब ऐसे ही टी की क्या आएगी, मैं बताएगा कोई? Minus 2. Minus 2C. माइनस के C plus 1. 2C. 2c आएगा बेटा। टी पे यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है, ओनली माइनस के 2c है कि नहीं? अब देखो कंपेयर कर देते हैं। कंपेयर क्या करते हैं? इधर m की पावर, इधर m की पावर। इधर m की पावर क्या है? m की पावर इधर 0 है ना, 0 इधर क्या, A की power. इधर क्या है की पावर a, तो a की वैल्यू क्या आ गई? 0. 0. 0। अब ऐसे ही l को कंपेयर करेंगे, l की पावर इधर क्या है? 0. Zero. 0. वो इधर क्या है? B plus B C. plus C. b प्लस सी। अब देखो b प्लस सी, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं। चलो अब इधर t की पावर कंपेयर करते हैं। चलो t की पावर इधर क्या है? 1. 1, और इधर क्या है? Minus 2C. Minus 2C. minus के 2. 2c, तो माइनस के 2c इधर है, तो क्या हो गया? c की पावर क्या आएगी? c की वैल्यू क्या 1 by आएगी? 1 by minus. Minus 1 by माइनस के 1/2, minus 1. ठीक है ना? Minus 1. Yes, sir. अब देखो Yes. इस c की वैल्यू को माइनस के 1/2 को यहाँ पे पुट करेंगे अगर हम, तो 0 इक्वल टू फ्रॉम इक्वेशन 1 by 2. b minus 2. माइनस के 1/2, तो b क्या हो जाएगा? 1/, Minus 2. अब 1 देखो, upon 2. a b c इन तीनों की वैल्यूज को इस इक्वेशन में पुट करेंगे, यहाँ पे इस इक्वेशन में। अब देखो क्या आता है यहाँ पे, देखो t इक्वल टू k m की पावर a मतलब a की वैल्यू 0 है ना, Yes, Yes, sir. sir. l की पावर b, l क्या है? b क्या है? b 1/2 1 by 2. इंटू g की पावर क्या है? c की वैल्यू क्या है? Minus माइनस 1 के, upon 2. 1 upon 2. तो m की पावर 0 तो 1 हो गया। अरे किसी नंबर की पावर 0 होता है, उसकी वैल्यू 1 होती है 1. है ना? तो Yes, sir. क्या होगा? k इंटू l की पावर 1/2 अपॉन g की पावर 1/2। अरे माइनस है g का पावर, माइनस के 1/2 है, तो g नीचे चला जाएगा ना। Yes, sir. Yes, sir. क्या हम इसको ये लिख सकते हैं k इंटू अंडर रूट में l/g? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इसकी कोई डाउट तो नहीं है ना यहाँ तक? No, sir. No, अब sir. देखो यही हमारा आंसर है एक्चुअली में,
देखो जी के L/2 की पावर 1/2 इक्वल टू के रूट में L/g। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा सही है? First. A. फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट। अरे अब किसी को कोई डाउट है इस सॉल्यूशन में? नो सर। No, sir. समझ No, में आ sir. गया ना? सर हाँ, Yes, sir. चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो लिमिटेशन अभी मैंने बताई थी कि जो s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर जो थी, इसकी लिमिटेशन क्या थी? ये कांस्टेंट जो न्यूमेरिक की वैल्यू है ना, उसका पता नहीं लगा पाता डायमेंशनल एनालिसिस। देखो लिखा भी है, डायमेंशंस डज नॉट डिपेंड ऑन मैग्नीट्यूड ड्यू टू दिस रीजन। देखो ये वही इक्वेशन है ना जो मैंने लिखी है नीचे, इसको बस x की जगह पे s लिख दो, बस इक्वेशन वही है ना। अब देखो ये जो यहाँ पे 1/2 लिखो या मत लिखो, ये दोनों को करेक्ट ही बताएगा। अभी तो बताया मैंने, Yes, sir. इससे पहले बताया था ना कि ये इनकी लिमिटेशंस बन जाती है। डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशन क्या है कि इस 1/2 को यहाँ पे मत रखो वाली, चलो इस 1/2 को हटा देता हूं मैं, इस 1/2 को हटा दिया तब भी ये डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से इक्वेशन है, करेक्ट है। और इस 1/2 को अगर मैंने रख दिया ना, तब भी ये डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से करेक्ट है। तो ये इसकी लिमिटेशन बन गई। मतलब ये तो ये इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर ही नहीं सकता ये डायमेंशनल एनालिसिस। जो कांस्टेंट होते हैं, जो मल्टीपल्स होते हैं, उनको ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाता डायमेंशनल एनालिसिस। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes. यस सर। जनरली देखो, दिस मेथड एप्लीकेबल ओनली इफ रिलेशन इज ऑफ प्रोडक्ट रेशियो टाइप, या तो प्रोडक्ट का हो या रेशियो टाइप प्रॉब्लम हो, उसमें ये एप्लीकेबल है। इट फेल्स इन द केस ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, पावर और एक्सपोनेंशियल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस। ये जो आपके क्वेश्चंस है ना, ये वाला जो पार्ट है, ये आपका बोर्ड एग्जाम्स में जनरली पूछ लिया जाता है। बोर्ड एग्जाम्स में आपका पूछ लेगा कि डायमेंशनल एनालिसिस की लिमिटेशंस क्या है। समझ रहे हो मेरी बात को? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों को समझ में आया कि Yes, sir. आपको ये समझ में आया कि इसकी डायमेंशनल एनालिसिस के एक्चुअली में लिमिटेशन थी क्या, प्रॉब्लम क्या थी इसके साथ में? Yes, sir. यस सर। यस सर। जो कांस्टेंट होता Yes, था sir. ना, जैसे जो इक्वेशन में अगर कुछ भी कांस्टेंट आ गया, इक्वेशन में कुछ भी कांस्टेंट आ गया, उसको नहीं आइडेंटिफाई कर पाता था, ये उसको आइडेंटिफाई कर ही नहीं पाता था। जैसे जो पिछले वाली इक्वेशन थी ना, ये वाली, ये इसमें इस k की जगह पे एक्चुअल फॉर्मूले में क्या है पता है? 2π। इस 2π को आइडेंटिफाई नहीं कर पाया, इसीलिए इस जगह पे कांस्टेंट आ गया है। यही इसकी लिमिटेशन है, यही लिमिटेशन है डायमेंशनल एनालिसिस की मेन। अब बेटा जब हम पढ़ते हैं ना आगे, तो कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स, जैसे आपने लिखा होगा, कभी देखा होगा कि 5.578, अब कोई आपसे पूछे इसको नंबर 2 डिजिट में लिखो, या वो राउंडिंग, सॉरी ये राउंडिंग हो गया, राउंड फिगर हो गया, ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर की जरूरत हमें इसलिए पड़ी क्योंकि हमें एरर और आगे एरर, जैसे हम नापते हैं ना, किसी चीज की लेंथ नापी, मैंने इस पेन की लेंथ नापी, अब मैंने एक बार नापी, इसकी आई 2.25 सेंटीमीटर, फॉर एग्जांपल ले रहा हूं मैं, और दूसरी बार नापी मैंने 2.254 सेंटीमीटर, तीसरी बार नापी 2.256 सेंटीमीटर। क्योंकि एरर हमेशा आती है, कोई भी इंसान परफेक्टली नाप नहीं सकता, इतनी चीज को जान लीजिए। ये समझ में आ रही बात? परफेक्ट मेजरमेंट कभी नहीं हो सकता। आप क्लोज टू परफेक्ट हो सकते हो, एक परफेक्ट नहीं हो सकते। उसी वजह से हमने पढ़ा सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर्स। अब सिग्निफिकेंट फिगर्स के कुछ रूल्स होते हैं कि ये कोई डिजिट है, उसको सिग्निफिकेंट कब माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. इसके कुछ रूल्स है, जैसे रूल नंबर 1, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन जीरो डिजिट्स मतलब जैसे कि आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये ऑल नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये कहीं पे भी आए, कभी भी दिख जाए, ऑलवेज अ सिग्निफिकेंट फिगर। इसको हमेशा एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाएगा। ये रूल नंबर 1 हुआ। समझ में आई बात? Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल देखो 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट कितने फिगर हो गए? सिग्निफिकेंट 4.
4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें कितने हुए? Three. 3। और इसमें कितने हुए? Three. 3। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट रूल समझ में आ गया आप लोगों को? Yes, Yes, sir. sir. अब सेकंड Yes, sir. पे आते हैं। ऑल जीरोस बिकम सिग्निफिकेंट इफ दे अपीयर इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। देखो ये आपको दिख रहा है ना, इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स। अगर दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में कोई जीरो आ गया, वो सारे जीरो भी सिग्निफिकेंट माने जाएंगे। जैसे कि 1.004 ये नॉन जीरो डिजिट है और ये भी नॉन जीरो डिजिट है, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट होंगे। आ रही बात समझ में? Yes, sir. sir. तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ऐसे ही ये नॉन जीरो है 3 और ये भी नॉन जीरो है 2, उनके बीच में जीरो आया है, तो इसका मतलब 1 2 3, 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब यहाँ देखो ये 8 है, ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, इन दोनों के बीच में 4 जीरो आ गए, तो ये सबके सब सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो मतलब 1 2 3 4 5 6, 6 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अगली बात समझ में Yes, sir. Yes, sir. है? Yes, कोई Yes, Yes, sir. sir. Yes. कोई कंफ्यूजन तो नहीं है यहाँ तक? No, sir. No, sir. अब No, नेक्स्ट sir. लेते हैं लीडिंग जीरोस और जीरोस प्लेस टू लेफ्ट ऑफ द फाइनल जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। यानी कि लीडिंग जीरो इन द सेंस कि पहले जीरो, जो पहले जीरो आएंगे ना, किसी नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो आएंगे वो सारे के सारे जीरो इनसिग्निफिकेंट मतलब सिग्निफिकेंट नहीं माने जाएंगे। जैसे कि देखो नॉन जीरो डिजिट यहाँ पे आई है ना 5, बेटा समझ पा रहे हो मेरी बात को? Sir. Yes, Yes, sir. Yes. 5 Yes, sir. 5 है नॉन जीरो डिजिट। इससे पहले क्या है? इससे पहले जीरो आए हैं, तो इसका मतलब ये सिग्निफिकेंट डिजिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। ये रूल है। जैसे कि ये देखो 0.254, अब नॉन जीरो डिजिट 2 है पहली, सबसे पहली क्या बोला है इसने? फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट होगी ना, उससे पहले यानी कि उससे लीड मतलब पहले, उससे पहले जो जीरो आएंगे वो काउंट नहीं होंगे सिग्निफिकेंट फिगर में। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला देख लो आप, यहाँ पर 2 है लीडिंग मतलब नॉन जीरो डिजिट सबसे पहली, उससे पहले 2 जीरो आए, तो ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होंगे। काउंट होगा तो सिर्फ क्या 208 और 3 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। आ रही बात समझ में? Yes, sir. आ गई ना ये वाली बात समझ में? Yes, कि sir. किसी भी नॉन जीरो डिजिट से जो पहले अगर कोई जीरो आ गया तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है? नंबर 4, जीरोज प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आफ्टर अ डेसिमल प्लेस। अगर किसी नंबर के बाद में, डेसिमल के बाद में अगर जीरो आता है तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलेंगे, वो सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होगा। या फिर ट्रेलिंग जीरोस भी बोलते हैं उसको, एंडिंग जीरोस भी बोलते हैं उसको। ये सारे फिगर सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किए जाएंगे। अब देखो यहाँ पे पता है ये रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 ये ज्यादा फंसाते हैं आप लोगों को, देखना जरा। अभी देखेंगे 2.00, इसने क्या बोला? पॉइंट के बाद में अगर जीरो कोई भी आता है ना तो उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाएगा। अगर पॉइंट के बाद में, जैसे पॉइंट के बाद में ये जीरो आया है और ये भी जीरो आया है, एक सेकंड बेटा, ये क्या हो गया? प्रेजेंटेशन बहुत सारी है। चलेगी सर। अभी भी नहीं है क्या? No, अभी sir. नहीं? No, sir. एक सेकंड, एक No, sir. सेकंड, एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुकना बेटा, वो शायद कुछ और प्रेस हो गया मेरे से। सिग्निफिकेंट फिगर वाले पे थे ना हम? Yes, sir. एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड।
आया कुछ? No, sir. Yes, sir. Yes. दिखा Yes, कुछ? sir. आगे. Yes, sir. आ गया. हाँ, अब ये देखो नंबर 3 और नंबर 4 ये दोनों दोनों हमेशा कॉन्ट्राडिक्ट, जनरली ये ही परेशान करते हैं। 2.00 ये दो बाद में जीरो है ना, बाद में ये क्या बोलता है, पॉइंट के बाद में जीरो आएगा अगर तो उसको काउंट करेंगे। ठीक है साहब, ये काउंट कर लिया, इसने 3 बोल दिया। अब यहाँ देखो 3.150 ये भी पॉइंट के बाद में जीरो आ रहा है, इसको भी काउंट कर लिया, चलो 1 2 3 4 इसको भी। अब यहाँ पे देखो जीरो पॉइंट के बाद में जीरो आ रहे हैं ना ये दो, Yes. पॉइंट के बाद में है ना, लेकिन Yes, sir. इस नियम के अकॉर्डिंग तो इनको काउंट करना चाहिए था, लेकिन ये क्या बोलता है, जो फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है उससे पहले अगर कोई जीरो आता है तो उसको काउंट नहीं करना है। तो ये क्या कहता है, पॉइंट के बाद में कोई भी जीरो आता है उसको काउंट करना है। तो हम किसकी बात मानेंगे भाई, हम ऐसा रूल निकालेंगे कि जो कि दोनों से हो, मतलब एंडिंग जीरोस। हम इन तीनों जो पहले पहले आ रहे हैं ना इस रूल के अकॉर्डिंग, तो इन तीनों को कट कर देंगे, इस रूल के अकॉर्डिंग कट हो गया। ये आ रही बात समझ में? तो इसमें Yes. सिग्निफिकेंट फिगर कितने बचे, 4। 4. ये वाले 4, ये वाले 4 सिग्निफिकेंट फिगर बचे ओनली। समझ में आई बात ये इस पॉइंट की? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. इस पॉइंट का मतलब सीधा Yes, सीधा sir. इस पॉइंट का मतलब सीधा सीधा है कि जो रीच क्यों नहीं कर रहा, चल बाद में देखूंगा इसको। ठीक है, अब नेक्स्ट पे जाते हैं। अब देखो, इन अ एक्सपोनेंशियल नोटेशन द न्यूमेरिकल पोर्शन गिव्स द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। देखो एक्सपोनेंशियल पोर्शन इन द सेंस कि ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो पार्ट वाला जो पावर्स वाला क्वेश्चन है ना, पावर वाला वो है, इसका ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। जैसे ये 10 टू द पावर जो भी होगी, जैसे कहीं पे दिया हुआ है आपको 5 की पावर 10, 2 की पावर 10, ये सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगा। सिग्निफिकेंट फिगर किस पे काउंट होंगे, ये जो डिजिट नंबर दिए हुए हैं आगे। आ रही बात समझ में बेटा? Yes, sir. सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली इसी पे डिपेंड होंगे, इस पे। जैसे कि ये 2.8 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 2 बेटा इसको ध्यान रखा करो हमेशा, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। 2 सिग्निफिकेंट फिगर है तो 2 हो गए। अब देखो इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 4 देखो 4. 2, ये जीरो बीच में आया ना, नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आ रहा है ना ये, तो ये Yes, जीरो sir. काउंट होगा ही होगा, ये जीरो काउंट होगा ही होगा। पेन हट गया क्या? और ये देखो यहां से जो ये 2 और ये जीरो क्या है, पॉइंट के बाद में आ रहा है। अरे इस नियम के अकॉर्डिंग देखो ना, अगर किसी फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जीरो होंगे वो काउंट नहीं होंगे, लेकिन बाद के तो हो सकते हैं ना, Yes, sir. है? ये Yes, sir. चीज समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ आप पहले मुझे, फिर दोबारा Sir, अगर नहीं yes, sir. नहीं आया हो तो फिर बताओ। Yes, इस sir. इन आगे. पांचों Sir, रूल्स आगे. में कोई प्रॉब्लम, पांचों रूल्स में कोई प्रॉब्लम किसी को No, sir. No, sir. नहीं है ना? Last, No, sir. Yes, sir. ठीक है चलो फिर। अब एक और लास्ट रूल है कि व्हाइल चेंजिंग द यूनिट्स द सिग्निफिकेंट फिगर रिमेन सेम। जब यूनिट्स का हम चेंज करेंगे ना, यूनिट्स का चेंज करेंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा सेम रहने चाहिए। फॉर एग्जांपल देखें, 1.5 मीटर को अगर हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? 2 2। और इसमें 3 3। 3. इस रूल को भूल गया, कोई पॉइंट देखो, इसने क्या बोला था
इसने देखो डेसिमल की बात में देखो, जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आफ्टर अ डेसिमल प्लेस। डेसिमल प्लेस के बाद में अगर कोई जीरो आता है ना, तो उसको हमें कंसीडर करना है। और उसमें भी क्या है, लीडिंग जीरोस नहीं होने चाहिए, आगे वाले जीरो नहीं होने चाहिए। जैसे यहां पे देखा था हमने, पॉइंट के बाद में भी था, पॉइंट के बाद में तो था ही, लेकिन क्या था, हमें हमारे जो नॉन जीरो डिजिट थी उससे पहले था, इसलिए इन तीनों को कंसीडर नहीं किया था। और इसमें देखो ये 150 है, 150 में क्या है आपका, 150 में आपके नॉन जीरो डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं ना, लेकिन ये जीरो नहीं होगा। अगर ये पॉइंट के 15.0 होता ना, इस जगह पे 15.0 होता, अगर 15.0 होता तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं, लेकिन क्या है, ओनली 150 है ना, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। बेटा समझ में आई बात आपको? Yes, sir. बोथ हैव 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। आगे बढ़े। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब इस क्वेश्चन को करके बताइए जरा आप, 1 मिनट आपके पास, 1.5 मिनट है, चलो इस क्वेश्चन का आंसर करें। देखें सिग्निफिकेंट फिगर बेस पे ही है। Sir, A. अच्छा, ए ऑप्शन आपके हिसाब से ए ऑप्शन है, और कोई? सर ए। Sir, A. सर ए। ए सर ए। सर ए। ए सर ए। ए ही आ रहा है सबका? सी। Yes, sir. हाँ, सी आया है क्या सी। किसी? अच्छा, सी भी है किसी का। चलो सी किसका है, नाम बताएं बेटा अपना। धर्मेंद्र। अरविंद, धर्मेंद्र। धर्मेंद्र। अच्छा, सनी के पापा? अरे सनी देओल के पापा धर्मेंद्र, वही तो? यस सर। ठीक है ठीक है, फादर ऑफ शनि, ठीक है ना। अब देखो आपको यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने लग रहे हैं बेटा? 2 सिग्निफिकेंट फिगर है। और यहाँ पे देखना सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, 1. One. वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर कितना है बेटा? यहाँ पे 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो मैंने अभी लास्ट रूल क्या बताया था कि जब यूनिट चेंज करते हैं तो सिग्निफिकेंट फिगर सेम रहने चाहिए। तो क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? अरे इसके 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो जो आंसर होगा ना उसके भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। इसका मतलब ये ऑप्शन तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसका एक सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इस पे आते हैं, 0.2 सिग्निफिकेंट फिगर क्या, इसका सिग्निफिकेंट फिगर तो होगा नहीं। अब इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या हुआ 0.2 का? Sir, 2. 2 कैसे Sir, होगा? 1. 2 होगा या 1 होगा? Sir, 1. क्या? 1. ये वाला रूल देखो ना, ये कहाँ गया वो, ये वाला देखो, लीडिंग जीरोस आर प्लेस्ड लेफ्ट फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट से पहले जो जीरो होती हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट नहीं करते। तो इसमें आपने 2 से पहले जो जीरो आई थी, ये जीरो, इसको सिग्निफिकेंट फिगर कैसे काउंट कर सकते हैं, एसएफ कैसे काउंट कर सकते हैं? इसमें 1 होगा। तो ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, क्योंकि जो हमारा वो है गिवन इनिशियल डाटा है उसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। समझ में आ रही मेरी बात? अब इसमें देखो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, कितने हैं इसमें, सी ऑप्शन में? 2। देखो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, क्योंकि इसका कोई सिग्निफिकेंट फिगर होगा नहीं, तो सनी के पापा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यस सर। एक बच्चे ने करेक्ट आंसर दिया, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। इसका आंसर, इसको करो जरा, इसी हिसाब से करिएगा इसको भी, सिग्निफिकेंट फिगर को देख के। Sir, first. First. सर अच्छा, फर्स्ट है इसका आंसर, सब लोग Yes, फर्स्ट sir. बोलते हैं। Yes, sir. इस बार तो आप जीत के। देखो 1400 में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? 2 2. होगा ना, बाद में जीरो है ना, बाद से मतलब क्या है, नॉन जीरो। सबसे पहला रूल,
ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, सबसे पहला रूल है ये, उसी पे बेस्ड टू सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो पहले रॉन्ग आंसर्स को देख लेना, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, देखो पॉइंट के बाद जीरो आ रहा है, ये भी काउंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, मतलब 3 हो गए। अब इससे नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहा है तो मतलब ये तो जीरो काउंट नहीं होगा, लेकिन ये काउंट होगा, ये भी होगा, ये भी होगा, 3 होगा इसमें भी, तो इसके ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये आंसर है। आगे बात समझ में, Yes, Yes, sir. sir. सिग्निफिकेंट फिगर क्लियर हुआ आप लोगों को? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. देखो, Yes, अब sir. देखो कुछ राउंड ऑफ रूल्स होते हैं, जैसे कि अभी थोड़ा सा बाद में भी चल जाएगा क्या क्लास, 2-4 मिनट? Yes, sir. Yes, कोई sir. बुरा Yes, तो sir. नहीं, किसी को नींद तो नहीं आ रही तेजी No, से? sir. No, sir. No, sir. ठीक है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, यानी कि अगर ये वाली डिजिट है ना, अगर 5 से कम है, 5 से कम है, लेस देन 5, देन प्रोसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज, तो इस डिजिट को 7 को चेंज हम नहीं करेंगे, सेम रहने देंगे। हमारी बात समझो, ये हम करते भी हैं, Yes, sir. करते हैं कि नहीं करते हैं नॉर्मली? Yes, sir. Yes, अरे sir. ये अगर 5 ये डिजिट अगर 5 से ज्यादा होती तो इसको बढ़ाते, अगर 5 से छोटी है, ये वाली 5 से छोटी है तो इसको नहीं बढ़ाएंगे, सिंपल। अब आगे वाली में जाते हैं, अगर डिजिट इज ड्रॉप इज मोर देन 5, अगर ये 5 से ज्यादा है तो क्या कर देंगे, इसको बढ़ा इसमें देंगे। +1 कर देंगे, +1 कर देंगे। ये देखो 5.7 की जगह 5.8 कर दिया। आगे बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, इफ द डिजिट इज ड्रॉप इज 5 फॉलोड बाई अदर देन 0, फॉलोड बाई मतलब ये 5 ही है एग्जैक्टली लेकिन उसके पीछे कोई नंबर है, पीछे कोई नंबर है, इसका मतलब इसमें ये जो डिजिट है ना उसमें +1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी जगह ये होता 5.650, तो इसको हम लिखते, क्योंकि ये जीरो है ना, नॉन जीरो मतलब नॉन जीरो डिजिट है, नहीं है, जीरो ही है, तो इसको लिखेंगे हम 5.6। ये इसके लिए अलग रूल होता, अगर ये जीरो होता ना, यहाँ पे सुनो, यहाँ पे अगर जीरो होता उसके लिए नेक्स्ट रूल आने वाला है, और अगर जीरो नहीं है, अगर ये जीरो नहीं है, ये 1 है, 2 है, 3 है, या फिर इसकी जगह 1 भी होता ना, 1 जैसे इसके 1 होता 5.7. तब भी 5.7 आता। मतलब अगर ये डिजिट अगर 5 है, सेकंड डिजिट अगर 5 है, तो उसको उसके बाद में कोई नंबर है तो इसका मतलब ये जहां तक हमें राउंड ऑफ करना है वो डिजिट एक नंबर बढ़ जाएगी। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, Sir, sir. अगर सिर्फ 5 ही है तो? हाँ हाँ, तो वही उसका रूल आ रहा है ना बेटा, आगे आगे रूल आ रहा है, आगे यही मैंने बताया ना, अगर 5 ही है, देखो अब यहाँ पे देखो 2.250, अगर 5 है उसके बाद में 0 अगर आ गया तो क्या करेंगे भाई, तो क्या करेंगे, अगर 5 है, ये 5 है और फॉलोड बाई 0, फॉलोड बाई 0, और प्रोसीडिंग लेफ्ट अनचेंज इज इफ इट इज इवन, अगर ये 2 है ना, 2 अगर ये इवन है तो अनचेंज रहेगा। और देखो नेक्स्ट वाला रूल आप देख लो, तब दोनों एक साथ समझ में आते हैं। अगर ये इवन है, देखो फॉर एग्जाम्पल आपको समझाता हूं, अगर ये 7 पॉइंट इस जगह होता 4 4 5 और 0, 450, हमें देखना होता है इस डिजिट को। अगर ये इवन है, ये वाली डिजिट है ना, अगर ये इवन है तो क्या करेंगे, ये तो 0 है, अगर ये 5 है और ये इवन है तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, 7.4 की जगह पे 7.4 ही रहेगा। जैसे यहाँ पे ये 2 इवन है ना, Yes. हाँ 2 अगर इवन है तो इसमें कुछ भी बढ़ाएंगे नहीं, सेम 7.2 रहने देंगे। समझ में आ रहा है मेरी बात को? समझ में आ रही है Yes. आपको? अब Yes, देखो sir. यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो 5 भी है उसके बाद में 0 है, तो क्या करें भाई, बढ़ाएं या घटाएं, ये बड़ी टेंशन वाली बात होती है कि यार 5 ही एग्जैक्टली तो कम करें या बढ़ाएं। तो होता क्या है, अगर ये ऑड है, इफ एक सेकंड बेटा, अगर ये
ऑड है, ये 7 अगर ऑड है ना तो इसमें एक प्लस हो जाएगा, 7.8 हो गया। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. हाँ, Yes, sir. एग्जैक्टली समझ में आ गई ना? Yes, sir. Yes. अब देखो इसमें कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स होते हैं, लगे आप इसको भी देख ही लेते हैं। देखो इनके रूल्स क्या होते हैं कि ये जो भी हमारा आंसर होगा, जो भी हमारा आंसर होगा वो सिग्निफिकेंट फिगर जितने होंगे ना उसी के नंबर का होगा। जैसे कि अगर हम किसी चीज को जोड़ रहे हैं, ऐड कर रहे हैं किसी को, तो हमारा जो लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होगा ना, लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, उसी के फॉर्म में हमें आंसर देना होगा। जैसे कि 2.24 को हमने 0.3 में ऐड किया है, ये 2.24 में सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? Sir, 3. 3, और इसमें 0.3 में 1. है। Sir, 1. अब इसमें कम सिग्निफिकेंट फिगर किसके हैं इन दोनों में? 0.3. ये है ना सिग्निफिकेंट फिगर 1 है ना, कम तो ये है 0.3 का। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो उसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 होना चाहिए, बस ये रूल है इसका। समझ में आ रही मेरी बात? Yes, sir. जो आंसर होगा उसका सिग्निफिकेंट फिगर वही होना चाहिए जो हम 2 डिजिट्स को जोड़ रहे हैं उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर वाली नंबर का। जैसे 0.3 का सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है तो 2.54 हो रहा है, इसका सिग्निफिकेंट फिगर क्या है? 3 है। अब हमें चाहिए कि आंसर क्या होना चाहिए? 1 सिग्निफिकेंट फिगर का, क्योंकि इसका सिग्निफिकेंट फिगर 1 है। तो देखो 2.54, अब ये वही वाली डिजिट आ गई, हमें चाहिए एक सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब एक नंबर में आंसर चाहिए, तो हमें इसी को राउंड ऑफ करना पड़ेगा ना, इसी को 2 को। अब देखो 5 जो नंबर है वो नॉन जीरो डिजिट से, 5 के बाद में नॉन जीरो डिजिट है ना? Yes, sir. इस रूल के अकॉर्डिंग देखो, इसके अकॉर्डिंग 5 के बाद में अदर देन जीरो डिजिट आ रही है। अगर अदर देन जीरो, देखो 5 के बाद में 2 आया था ना, तो हमने यहाँ पर 2 डिजिट तक राउंड ऑफ किया था तो 5.7 आ गया था। अब इसमें क्या कर रहे हैं हम? इसमें क्या कर रहे हैं? 1 डिजिट तक राउंड ऑफ कर रहे हैं। 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करेंगे तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 3 होगा कि नहीं होगा, मुझे ये बताओ पहले आप। समझ में आ रहा है आप लोगों को? Yes, sir. Sir, फिर से जाना. क्या सर? देखो रुको मैं बताता हूं। देखो हमने पहले क्या किया था, 2.554 है ना, 54। अब हमें इसको 1 डिजिट तक 2.5 होगा. 2.54 है ना, 2.54 ये। Yes, sir. हाँ, अब हमें इसको 1 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, मतलब ये वाली डिजिट है ना, ये 2 रहे या 3 हो, हमें इस तक वो करना है, राउंड ऑफ करना है। तो यहां तक राउंड ऑफ करने के लिए हमें क्या देखना होगा? इसको देखना होगा ना, 5 है यानी कि इस 5 की वजह से इसमें ऐड होगा या नहीं होगा, हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है, बस होगा या नहीं होगा। ये +1 इसमें 2 में होगा या नहीं होगा। अब देखो 5 के बाद में अगर कोई नॉन जीरो डिजिट आती है तो इसका मतलब 5 अपना एक लेके आगे ट्रांसफर करते, तो आगे एक ऐड करते हैं। अगर इसी जगह पे 5.0 होता ना, 0 होता, तो इसका आंसर होता हमारा 2। नहीं 2 नहीं होता, फिर भी 3 होता, क्योंकि 0 है लेकिन ये इवन है, फिर भी आंसर 3 होता। नहीं 2 ही होता, क्योंकि इवन में नहीं जोड़ते हैं, इवन में ऐड नहीं करते। Yes, sir. समझ में आ रहा है मेरी बात? Yes, Yes, sir. sir. अब हम राउंड ऑफ एक डिजिट के लिए कर रहे हैं, 2 को उड़ा रहे हैं, उसमें क्या कर रहे थे हम? 1 को उड़ा रहे थे, इसमें 2 को उड़ाना है, तो आंसर क्या होगा? 3. समझ में आई मेरी बात? 3. हाँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes. अब देखो इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लो, इसका ये लिया सर. स्क्रीनशॉट ले लिया? Yes, Yes. sir. हाँ, ये Yes, ले sir. ली. अब Yes, sir. एक बार मल्टीप्लिकेशन और देख लेते हैं, बस तुरंत हो जाएगा, हम फिर लेक्चर बंद कर देते हैं। देखो मल्टीप्लिकेशन में भी सेम है, जो लीस्ट नंबर होगा सिग्निफिकेंट फिगर, जिसका कम सिग्निफिकेंट फिगर होगा आंसर उसी के सिग्निफिकेंट फिगर में होगा। देखो इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? 1 2 4. 3 4 4. 4। 4. अब इसके सिग्निफिकेंट फिगर क्या है बेटा? 3. 3. Sir, 3. 3. 3। अब आंसर के कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए?
Three. कम वाले के Three. इक्वल में, इसका मतलब इसके देखो सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3. बस हो गया। आ रही बात समझ में, चाहे Yes. डिवीजन हो, चाहे एडिशन हो, चाहे सब्ट्रैक्शन हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, सिग्निफिकेंट फिगर हमेशा आंसर के उतने ही होंगे जितने की सबसे कम वाली डिजिट के होंगे। समझ में आ रही बात? Yes, sir. Yes, sir. एक इसका स्क्रीनशॉट और ले लो। 3 क्वेश्चन हो गए आप लोगों के लिए कल के लिए, Yes, sir. 3 क्वेश्चंस हो गए हैं, आप इनको करके आइएगा घर से, ठीक है? Yes, Yes, sir. sir. ओके। Yes, sir. ओके देन एंड करते हैं फिर क्लास को। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. गुड नाइट बेटा। Good night, Everyone. sir. Good night, Good sir. night, sir. गुड नाइट एवरीवन, Yes, गुड sir. नाइट एवरीवन, गुड नाइट, गुड नाइट।